जीवन की प्रवाही डोर, ब्लड, खून, खून, लहू, रुधिर, रक्त। रक्त शब्द के पर्याय कई हैं, लेकिन रक्त का पर्याय नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हम सब जानते हैं, लेकिन रक्त से जुड़ी बहुत सी बातें कुछ ही लोग जानते हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सिर्फ गलतफहमियां हैं। हम सभी कुछ न कुछ हद तक हमारे अपनों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अपने हमारे लिए अहम होते हैं। हम भारतवासी अपनेपन के महत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर अपने खुद ही के रक्त के बारे में बहुत ही कम। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने लोगों के तो ठीक, अपने खुद के ब्लड ग्रुप का पता नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप तो मेरे को मालूम नहीं है। I think AB पॉजिटिव। I don't know। O पॉजिटिव। मेरा नहीं पता। A पॉजिटिव। Don't know exactly। पता नहीं। रक्त क्या है? रक्त एक चिकना गाढ़ा लाल रंग का प्रवाही है जो हमारे शरीर में निरंतर बहता रहता है। हकीकत में रक्त एक ऐसा पदार्थ है जिसका 55% हिस्सा ही प्रवाही है, जो है प्लाज्मा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। बाकी का 45% हिस्सा होता है सेल्यूलर मैटर, जिसमें होते हैं रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। रक्त हमारे शरीर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोश को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से उन कोशों तक पहुंचाने का काम करते हैं रेड सेल्स। हमारे शरीर के अनगिनत कोश कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी रेड सेल्स करते हैं। ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसी खुराक शरीर की मांसपेशियों तक पहुंचाता है प्लाज्मा। यही प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बिन जरूरी वायु को फेफड़ों तक और यूरिया को लिवर या किडनीज तक पहुंचाता है। साथ ही हार्मोन्स, विटामिन्स और मिनरल्स का वहन भी प्लाज्मा ही करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम श्वेत कण कहते हैं, ये इन्फेक्शन के सामने लड़ने का काम करते हैं। छोटी या बड़ी भीतरी या बाहरी हानि की वजह से रक्त बहने लगता है। बहते रक्त को रोकने के लिए एक कुदरती बांध का निर्माण होता है। इसके निर्माण में मदद करते हैं प्लेटलेट्स। जैसे जैसे हम रक्त के बारे में और जानकारी पाते हैं, हमारे जहन में और सवाल उभरते हैं, जैसे कि रक्त बनता कहाँ है? रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता। ये कुदरत की ऐसी अनमोल भेंट है जो हम दूसरों को देकर उनका जीवन बचा सकते हैं। हमारे शरीर में ब्लड सेल्स जैसे कि रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोजेनिटर सेल द्वारा स्टीरम, जंघा और कूल्हे की हड्डियों के बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो हल्के लाल रंग की पेशियां हैं जो हड्डी के खोखले केंद्र में होती हैं। प्लाज्मा कहलाता रक्त का प्रवाही हिस्सा प्रमुख रूप से पानी होता है, जिसमें प्रोटीन्स घुले हुए होते हैं। ये प्रोटीन्स मुख्य रूप से लिवर में बनते हैं। रेड सेल्स यानी कि रक्त कण हमारे शरीर में 120 दिनों तक जिंदा रहते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन होता है 7 से 9 दिनों का। प्रोटीन्स और सेल्स हमारे शरीर में मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। जब भी रक्त की बात निकलती है, एक सवाल सबके मन में उभरता है, हमारे शरीर में कितना रक्त होता है? इस सवाल का जवाब निर्भर है शरीर के वजन पर। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा 70 ml प्रति किलो होती है। मतलब 70 किलोग्राम के तंदुरुस्त इंसान के शरीर में 4900 ml यानी कि तकरीबन 5 लीटर रक्त होता है। रक्त या रक्त कणों की मात्रा हानिकारक स्तर तक कम हो जाने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी बन जाता है। सामान्य रूप से हमारा शरीर रक्त की 20% यानी कि तकरीबन 1 लीटर तक की कमी को सहन कर सकता है। कई बीमारियों के इलाज के दौरान रक्त की जरूरत होती है, खास करके कैंसर और किडनी जैसी मेजर सर्जरीज में। इसके अलावा भी कई किस्सों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आवश्यक होता है, जैसे कि एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस, बच्चे का जन्म, कुछ इन्फेक्शंस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा जरूरी स्तर से कम हो जाती है। ये लो तत्व की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, रक्त के बह जाने से और जेनेटिक समस्या से हो सकता है। एक्यूट एनीमिया की वजह से
रोजिंदा जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दूसरे मरीजों की तुलना में रक्त की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है थैलेसीमिया के मरीजों को। थैलेसीमिया के मरीजों को रक्त की जरूरत समय समय पर पूरी जिंदगी रहती है। मैं तबस्सुम, मैं थैलेसीमिया मेजर हूँ। मेरे पेट में लगाया हुआ इंजेक्शन 8 घंटे चलेगा, करीब सुबह तक। थैलेसीमिया के 2 प्रकार हैं, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर पेशेंट में तंदुरुस्त और असरकारक रेड ब्लड सेल्स पैदा करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे मरीज सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही जिंदा रह सकते हैं और इसके लिए उन्हें महीने में 1 या 2 बार खून चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया मेजर के मरीजों का स्थायी इलाज सिर्फ एक ही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो आसान भी नहीं है, साथ ही महंगा भी बहुत है। हम चाहे जो भी समझें, हकीकत ये है कि हमारे भारत में थैलेसीमिया के पेशेंट्स की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती सिवाय हल्के एनीमिया के। वही थैलेसीमिया माइनर पेशेंट औरों की तरह सामान्य जिंदगी जी सकते हैं, जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन साहब। जी हाँ, बच्चन साहब थैलेसीमिया माइनर हैं, मगर उन्हें रूटीन नॉर्मल लाइफ में कोई समस्या नहीं है। थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, वो है शादी। अगर पति और पत्नी दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उनके बच्चों के लिए 3 संभावनाएं रहती हैं: 25% नॉर्मल होने की, 50% थैलेसीमिया माइनर होने की और 25% थैलेसीमिया मेजर होने की। हमारे देश में ये थैलेसीमिया पंजाब और गुजरात में ज्यादा पाया जाता है। अगर आप लुआना, सिंधी, मुस्लिम या प्रजापति समाज से हो तो शादी से पहले थैलेसीमिया की जांच करवाना उचित है। जहां थैलेसीमिया की संख्या इतनी बड़ी है, हीमोफीलिया के पेशेंट्स की संख्या भी 50,000 से 75,000 की है। हीमोफीलिया रक्त से जुड़ी ऐसी बीमारी है जिसमें चोट लगने से या किसी और वजह से बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, बस बहता रहता है। हीमोफीलिया के मरीज की ऐसी हालत में ट्रीटमेंट में देरी खतरनाक हो सकती है और मरीज की मौत भी हो सकती है। ऐसी ही और एक समस्या है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मां के एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को भेद कर गर्भस्थ शिशु के रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर देते हैं। इस परिस्थिति के कारण हल्का एनीमिया और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और शिशु का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिससे गर्भस्थ शिशु की गर्भ में ही मौत भी हो सकती है। ऐसे गंभीर हालात में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चिकित्सा हो सकती है। सामान्य रूप से बच्चे के जन्म के बाद एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से उसकी चिकित्सा की जा सकती है। हालात ज्यादा गंभीर हो तो यही ट्रीटमेंट बच्चे को गर्भ में भी दी जा सकती है। मेडिकल साइंस बहुत कुछ कर सकता है, मगर रक्त से जुड़ी ये बीमारियां ऐसी हैं जिसमें डॉक्टर और अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ समाज का योगदान भी आवश्यक है, अर्थात रक्तदान भी उतना ही जरूरी है। रक्तदान एक ऐसा अनुभव है जिसे लफ्जों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। रक्तदान करने से क्या होता है, क्या महसूस होता है, ये जानने का एक ही रास्ता है, खुद ही रक्तदान करें। रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है, ये तो हम सब जानते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि रक्तदान से रक्तदाता को भी फायदा होता है। नियमित रूप से मिलने वाले ब्लड टेस्ट रिपोर्ट रक्तदाता को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देता रहता है। इससे हम ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन और स्वास्थ्य संबंधित अन्य विषयों पर नजर रख सकते हैं। नियमित रूप से रक्तदान करने से हृदय रोग से पहले की हृदय संबंधी समस्या की संभावनाओं में कटौती होती है। हमारे शरीर में एकत्र होता रहता लोह तत्व का अनिश्चित बोझ नियमित रूप से रक्तदान करने से कम होता है। तीसरा फायदा होता है प्रथमा ब्लड सेंटर की ओर से, जिसमें आपको मिलता है जरूरत पड़ने पर ब्लड एश्योरेंस। रक्तदान सुरक्षित है, रक्तदान से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली बार रक्तदान करते वक्त घबराने वाले कई लोग आज प्रथमा में नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। इनमें से कई लोग तो 100 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदान करने से एड्स, हेपेटाइटिस या और कोई बीमारी होने की गुंजाइश 0% है, क्योंकि रक्तदाता के शरीर से रक्त एकत्र करने के लिए
इस्तेमाल होती हर चीज जीवाणु रहित होती है। ये हर एक चीज सिर्फ एक ही बार उपयोग में ली जाती है। इस सावधानी की वजह से संक्रमण की संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। रक्तदान करने के लिए तैयार या रक्तदान की तमन्ना रखने वाले के मन में एक सवाल अक्सर उभरता है कि एक इंसान कितना खून दे सकता है। तो प्रथमा उनको 3 प्रति सवाल करता है। क्या आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच की है? क्या आपका वजन 50 किलो या उससे ज्यादा है? क्या आप तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं? अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आप निश्चिंत होकर 450 ml ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्त प्रवाही की इतनी ही मात्रा फिर पैदा करने में आपके शरीर को सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। एक तंदुरुस्त वयस्क पुरुष हर 3 महीने में एक बार और महिला हर 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। रक्त जीवन बचाने वाली एक ऐसी दवाई है जो खुशकिस्मती से हर इंसान के पास है। कई संजीदा हालातों में रक्त चमत्कारी औषध साबित होता है। मरीज और उसके अपनों की नजरों में तो रक्त संजीवनी बन जाता है। इन हकीकतों से जो बात उभरती है वो ये है कि हर तंदुरुस्त इंसान को रक्तदान करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान पर जोर देने की और एक वजह है पेड एंड प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स द्वारा होता खून का व्यापार। ये एक कड़वा सच है कि ऐसे लोगों की वजह से समाज में एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। खून बेचने वाले लोग रक्तदान केंद्रों में खून जमा करने की व्यवस्था का फायदा उठाते हुए खून बेच के खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इस व्यवस्था को जड़ से मिटाने का एक ही इलाज है, हर तंदुरुस्त इंसान द्वारा नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है, रक्त जमा ना करें, नियमित रक्तदान करें। हमें कुदरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रक्तदान से हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, इतना याद रखें, खाली पेट रक्तदान ना करें। साथ ही रक्तदान के बाद चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जूस जैसी प्रवाही खुराक अवश्य लें और थोड़ा नाश्ता भी करें। ये सभी चीजें आपको प्रथमा ब्लड सेंटर ही उपलब्ध करवाता है। रक्तदान हमारी सोच से कई गुना ज्यादा सरल है, ऐसा कई रक्तदाता कहते हैं। और एक बार रक्तदान करने के बाद आप भी कहेंगे। किसी भी चीज के बारे में हम और कुछ बातें तभी जान पाते हैं जब हम उसके करीब जाएं या उसके अंदर झांकें। रक्त के लक्षण, उसके गुण धर्म हमें अपनी ओर आकर्षित कर सकें, ऐसे दिलचस्प हैं। ये दिलचस्पी पैदा करते हैं कुछ तत्व। एक है एंटीजन। एंटीजेंस हमारे रेड सेल्स पर पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। हम सबका रक्त दिखने में एक सा लाल होता है, मगर हमारे ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। किसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये तय होता है एंटीजन से। ए, बी, ओ। ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। जिस इंसान के रेड सेल्स पर एंटीजन ए मौजूद होता है, उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाता है। अगर एंटीजन बी मौजूद होता है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। अगर उसके रेड सेल्स पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों में से एक भी मौजूद नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। सन 1940 से पहले जब डॉक्टर लैंस स्टिनर ने एंटीजन RH की खोज नहीं की थी, ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O से जाने जाते थे। डी एंटीजन के नाम से भी जाने जाते एंटीजन RH की खोज से खून की परख और सटीक हुई। एंटीजन डी भी रेड सेल्स पर पाया जाता है। अगर किसी के रेड सेल्स पर एंटीजन ए के साथ साथ एंटीजन डी भी मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कहलाता है। अगर एंटीजन बी और एंटीजन डी मौजूद हैं, तो ब्लड का ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों मौजूद हैं और उसके साथ साथ एंटीजन डी भी मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप कहलाता है ए बी पॉजिटिव। अगर एंटीजन ए और बी दोनों में से एक भी मौजूद नहीं है और एंटीजन डी मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव कहलाता है। अगर किसी के रेड सेल्स पर एंटीजन ए मौजूद है मगर एंटीजन डी नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप हुआ ए नेगेटिव।
इसी तरह अगर एंटीजन ए और बी में से सिर्फ बी मौजूद है और एंटीजन डी नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव कहलाता है। अगर ए और बी दोनों मौजूद हैं मगर एंटीजन डी नहीं है तो ब्लड ग्रुप हुआ ए बी नेगेटिव। अगर किसी के रेड सेल्स पर एंटीजन ए, बी और एंटीजन डी तीनों में से एक भी मौजूद नहीं हो तो उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कहलाता है। अब देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान को अपना खून दे सकता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान से खून ले सकता है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान अपना रक्त ए पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव ग्रुप वाले इंसान को खून दे सकता है। वही ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप का ब्लड ले सकता है। बी पॉजिटिव ग्रुप का इंसान बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है और बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एवं ओ नेगेटिव ग्रुप का रक्त ले सकता है। ए बी पॉजिटिव ग्रुप का इंसान सिर्फ ए बी पॉजिटिव को अपना रक्त दे सकता है मगर ले सकता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव ग्रुप से। मतलब ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी भी ग्रुप का रक्त ले सकता है। ऐसा इंसान यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ग्रुप वाले इंसान को अपना रक्त दे सकता है। ओ पॉजिटिव ग्रुप वाला इंसान जरूरत पड़ने पर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप से ही रक्त ले सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव ग्रुप वाले इंसान को रक्त दे सकता है और ले सकता है ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव ग्रुप से। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान अपना रक्त बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दे सकता है मगर ले सकता है सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान अपना रक्त ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ही दे सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद ले सकता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी को भी अपना रक्त दे सकता है मगर ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव ग्रुप वाले इंसान से। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। रक्त से जुड़े दिलचस्प पहलुओं में और एक पहलू है एंटीबॉडीज। ये भी एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज सामान्य रूप से प्लाज्मा में होते हैं। एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिससे डॉक्टर्स और ब्लड बैंक्स को बहुत संभलना पड़ता है क्योंकि ये एंटीबॉडीज एंटीजन के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हम आगे जान चुके हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली माता के एंटीबॉडीज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले शिशु के रेड सेल्स को नष्ट कर सकते हैं। ऐसी जटिल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ब्लड बैंक्स को बहुत ही सावधानी और सटीकता से काम करना पड़ता है और इसीलिए जरूरी बन जाता है क्रॉस मैचिंग भी। सिर्फ ब्लड ग्रुप देखने से बात नहीं बनती। किसका रक्त किसको दिया जा सकता है ये तो जाहिर है, फिर भी सलामती के लिए मरीज और रक्तदाता का रक्त स्पेशल माइक्रोट्यूब में इंक्यूबेट किया जाता है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि रक्तदाता के रेड सेल्स मरीज के लिए संपूर्ण रूप से कार्यक्षम होंगे कि नहीं। इस प्रक्रिया में समय लगता है मगर संपूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही नाजुक मामला है। किसी मरीज को गलत ग्रुप का ब्लड दिए जाने की संभावनाएं आज के जमाने में बहुत दूर की बात है। फिर भी हर मुमकिन सावधानी रखी जाती है क्योंकि सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना प्रथमा का पहला लक्ष्य है और ये उपलब्ध होता है नियमित स्वैच्छिक रक्तदाताओं से क्योंकि प्रथमा रक्त जमा नहीं करवाता है। ये सच है कि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कुछ संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया और सिफिलिस। मगर ऐसी खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले सभी वायरस की प्रथमा में कड़ी जांच होती है। किसी भी मरीज को या अस्पताल को ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त उपलब्ध करवाने से पहले ए, बी, ओ और RH ब्लड ग्रुप की जांच के साथ साथ ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज का भी परीक्षण किया जाता है। ब्लड बैंकिंग एक बहुत ही जिम्मेदाराना काम है। जरा सी भी लापरवाही से
किसी मरीज की जान जा सकती है या फिर उससे कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है। ऐसा ना हो इसीलिए प्रथमा सलामती के कदम किसी भी रक्तदाता का रक्त लेने से पहले ही उठाता है। रक्तदान से पहले हर एक रक्तदाता से एक फॉर्म भरवाया जाता है। इस फॉर्म में रक्तदाता को ब्लड डोनेशन हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा रिस्क बिहेवियर डिटेल्स बताना भी रक्तदाता के लिए अनिवार्य होता है, जैसे कि क्या आपने कभी समलैंगिक संबंध बांधे हैं, क्या आपने कभी गणिका से यौन संबंध बांधे हैं, क्या आपके HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस के टेस्ट पॉजिटिव रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन साथी के अलावा किसी से यौन संबंध बांधे हैं, क्या आपने कभी नशीली दवाइयों का सेवन किया है। इस फॉर्म के माध्यम से रक्तदाता के बारे में जरूरी प्राथमिक जानकारी पाने के बाद जो बिल्कुल ठीक लगे उसका ही रक्तदान लिया जाता है। इतना ही नहीं, फॉर्म में दी गई जानकारी पर भरोसा करके रक्तदाता के रक्त को सुरक्षित मान लेने की गलती प्रथमा नहीं